आज की कहानी का नाम है उफ गुरुजी का मटका। ड्राइवर की नौकरी करते हुए अशोक ने अपना ड्राइविंग का शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अधिक धन कमाने की लालसा छिपी थी। अखबार में छपे गुरुजी का प्रवचन के विज्ञापन को देखकर उसके दिमाग में षड्यंत्र का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अशोक ने जब आंखें खोली तो सुबह के 7 बजने वाले थे। उसने एक अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया और बैठे बैठे ही विचारों में खो गया। वह 10 साल पहले एक सैलानी की तरह गोवा आया था। वह ग्रेजुएट होने के बाद से ही नौकरी की तलाश करते करते थक गया था। शाम का समय बिताने के लिए उसने लॉ में यह सोचकर दाखिला ले लिया कि नौकरी नहीं मिली तो वकालत शुरू कर लेगा। रो पीट कर उसने कुछ पेपर पास भी कर लिए थे, लेकिन नौकरी ना मिलनी थी ना मिली। माँ बाप भी कब तक खिलाते। रोज रोज के तानों से तंग आकर एक दिन घर से नाराज होकर अशोक भाग निकला और गोवा पहुंच गया। टूरिस्ट को आकर्षित करते गोवा के बीच अशोक को भी अच्छे लगने लगे थे, लेकिन वे पेट की आग तो नहीं बुझा सकते थे। नौकरी के लिए अशोक ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए तो उसका पढ़ा लिखा होना और फर्राटे से अंग्रेजी बोलना काम आ गया। उसे एक जगह ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इस नौकरी से अशोक को कई फायदे हुए। पहला तो उसका ड्राइविंग का शौक पूरा हो गया तथा सफेद कपड़ों के रूप में रोजाना अच्छी ड्रेस मिलती थी। टैक्सी मालिक की कई कारें थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर होटलों में लगी रहती थी। उसका टैक्सी मालिक शरीफ आदमी था। उसको किलोमीटर के हिसाब से आमदनी चाहिए थी। देर रात से मिलने वाले ओवर टाइम का पैसा ड्राइवर को मिलता था। अशोक की लगन देखकर कुछ ही दिनों में उसके मालिक ने उसे नई लग्जरी कार दे दी थी, जिसका केवल विदेशी सैलानी अथवा बड़े बड़े पैसे वाले इस्तेमाल करते थे। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि अशोक को हमेशा विदेशी अथवा बड़े बड़े लोगों के संपर्क में रहने का मौका मिलने लगा। कई विदेशी तो उसके साथ खाना खाने को मजबूर भी कर देते थे, खासकर तब जब वह उन्हें एक बीच से दूसरी बीच घुमाता था। अच्छी खासी टिप भी मिलती थी, जो उसकी पगार से कई गुना ज्यादा होती थी। धीरे धीरे अशोक ने एक कमरे का मकान भी ले लिया। विदेशी पर्यटकों की संगत का असर यह हुआ कि अब उसको शराब पीने की आदत पड़ गई। चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए अन्य टैक्सी ड्राइवर मदन, आनंद आदि भी उसके कमरे में ही शराब पीते थे। कल रात भी अशोक तथा उसके दूसरे टैक्सी ड्राइवर दोस्तों का जमघट काफी समय तक उसके कमरे पर लगा रहा। कारण था पर्यटन सीजन समाप्त होना। बरसात का मौसम आ गया था। इस मौसम में विदेशी पर्यटक अपने देश चले जाते हैं। हाँ, स्कूलों की छुट्टियां होने से देशी पर्यटक गोवा आता है, जिनमें उनको कुछ खास रुचि नहीं थी। माता पिता से मिलने या अपने शहर जाने का उसका कोई कार्यक्रम नहीं रहता। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी तो अशोक अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर अखबार वाला खड़ा था, जिसका 2 महीने का बिल बाकी था। अशोक ने उसको 1-2 दिन में पैसा देने को कहकर भेज दिया और स्थानीय अखबार लेकर पढ़ने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी इच्छा चाय पीने को हुई। उसने कमरे में एक कोने में मेज पर रखे गैस चूल्हे पर अपने लिए चाय बनाई तथा चाय और अखबार लेकर बाथरूम में घुस गया। यद्यपि स्थानीय समाचारों में अशोक की कोई खास रुचि नहीं थी, वह तो महज मोटी मोटी हेडिंग्स पढ़ता और कुछ चटपटी खबरों के साथ यह जरूर पढ़ता कि गोवा में कहाँ क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और किस ओर के ट्रैफिक को किस ओर मोड़ा जाना है। चाय समाप्त करके अशोक अखबार फेंक ही रहा था कि उसकी निगाह एक बड़े विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन के अनुसार अगले महीने की 10 तारीख की शाम को मीरामार बीच पर गुरु रामदास जी का प्रवचन होना था। बिना किसी प्रवेश शुल्क के सभी लोग सादर आमंत्रित थे। विज्ञापन से ही उसे पता चला कि गोवा का प्रसिद्ध औद्योगिक घराना होटके परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। अशोक को ध्यान आया कि कल उसके टैक्सी मालिक भी गुरु रामदास के गुणों का बखान कर रहे थे, जिसको उनके परिवार के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसने जाना था
कि गुरुजी बीमार ठीक करने के उपाय तथा बेटर लिविंग की शिक्षा देने में माहिर है। देश विदेश में उनका बड़ा नाम है, लाखों उनके अनुयायी हैं। बेंगलोर में गुरुजी का बहुत बड़ा आश्रम है। अशोक को गुरु रामदास जी प्रेरणा स्रोत लगे तथा उसने भी उनके इस कार्यक्रम में जाने का मन बना लिया। अशोक तैयार होकर टैक्सी मालिक के दफ्तर के लिए निकला तो यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि शहर में जगह जगह गुरुजी की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। उसने टैक्सी ली और इस उम्मीद से मैरियट होटल की तरफ चल पड़ा कि 5 सितारा होटल में भूले भटके कोई सवारी मिल ही जाएगी। वैसे भी होटल मैनेजर का कमीशन बंधा होता है, अतः निश्चित था कि यदि कोई सवारी होगी तो उसको ही मिलेगी। मैरियट होटल मीरामार बीच के साथ ही है। टैक्सी होटल में पार्क करके अशोक बीच पर चला गया। बारिश रुकी हुई थी। उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कई मजदूर सफाई का काम कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि गुरुजी के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। होटल पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बताया कि 2 सवारी है जिनको शहर तथा आसपास के इलाकों को देखने के लिए जाना है। इतने में ही सफेद कपड़ों में 2 व्यक्ति काउंटर पर आ गए। उनके खादी के कपड़ों की सफेदी देखते ही बनती थी। मैनेजर के इशारे पर अशोक गेट पर टैक्सी ले आया। वे दोनों बैठे तो अशोक ने दरवाजा सैल्यूट के साथ बंद किया। अशोक टैक्सी चला रहा था पर उसका ध्यान उनकी बातों की ओर लगा था। उनकी बातों से उसे पता चला कि वे दोनों गुरुजी के कार्यक्रम को आयोजित करने के बारे में आए हैं। लंबे व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, जिसको सभी ओपी के नाम से जानते हैं। वह गुरुजी का इवेंट मैनेजर है तथा कार्यक्रमों को आयोजित करने की जिम्मेदारी गुरुजी ने उसे ही स्थायी रूप से दी हुई है। दूसरे व्यक्ति का नाम विजय गोयल था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आयोजनों में लागत और खर्चों की जिम्मेदारी वह गुरुजी के निर्देश पर निभा रहा है। दोनों ही गुरुजी के 2 हाथ हैं, विश्वास पात्र हैं। दोनों व्यक्तियों ने शहर में लगे पोस्टर, होर्डिंग्स आदि का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। समाचार पत्रों में छपे गुरुजी के विज्ञापन को देखकर वे दोनों उन समाचार पत्रों के दफ्तरों में गए और गुरुजी के चमत्कार के किस्से प्रकाशित करने के लिए कहा। इसके बाद वे दोनों खोट के परिवार के बंगले पर पहुंचे, जहां उनका भरपूर स्वागत हुआ। शाम के समय लॉन में ही कुर्सियां लगी थी और उस लॉन के बगल में ही टैक्सी पार्क की गई। जलपान के बाद विजय गोयल ने समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के बिल तथा होर्डिंग्स आदि के खर्चों का ब्यौरा दिया, जो कि लगभग 5 लाख रुपए था। खोट के परिवार के मुखिया ने सभी बिल अपने पास खड़े मैनेजर को बिना देखे पेमेंट करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। तभी विजय गोयल ने कहा कि सारा भुगतान कैश में होना चाहिए, चेक नहीं, और इस पर सभी सहमत थे। अशोक पास में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। खोट के परिवार का आग्रह था कि गुरुजी उनके यहाँ रुके तथा व्यवस्था उन्हीं के अनुसार हो जाएगी। मीरामार बीच कार्यक्रम में गुरुजी का स्वागत खास तौर से खोटके जी ही करेंगे और उनकी पत्नी औरतों के प्रतिनिधित्व करेंगी। इस समारोह में ओपी ने बताया कि गुरुजी के साथ कितने लोग होंगे और उन सबकी आवश्यकताएं क्या क्या होंगी। इतने में मैनेजर ने एक मोटा लिफाफा विजय गोयल को पकड़ा दिया, जो शायद कैश पेमेंट थी। 2 घंटे के बाद वे दोनों वापस होटल के लिए चल दिए। अंधेरा हो गया था, लेकिन गोवा की नाइट लाइफ अभी शुरू होनी थी। होटल पहुंचने से पहले विजय गोयल ने अपने साथी ओपी से बोला कि मटकों का कार्यक्रम तो बाकी ही रह गया। इस पर ओपी ने टैक्सी ड्राइवर अशोक से पूछा कि क्या यहाँ आसपास कुम्हार हैं जो मटका बनाते हैं। अशोक ने बताया कि मापसा में कुम्हार रहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मापसा लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा शहर है। ओपी ने विजय से कहा कि यह काम इस ड्राइवर को दे दो, यह 2-3 मटके ले आएगा। हमारा काम तो 2 मटकों से ही हो जाएगा। विजय बोला, भाई मैंने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तीसरा मटका इमरजेंसी के लिए रखो, ओपी ने जवाब दिया। विजय गोयल ने अशोक को समझाते हुए कहा, देखो तीनों मटके साधारण होने चाहिए, जिनको सफेद रंग से पोता जाएगा और उस पर स्वास्तिक का निशान व श्री गुरुजी नमः भी लिखाना होगा। उन मटकों की खासियत यह होगी कि मुंह बंद होगा और जैसे मिट्टी की गोलक में लंबा सा चीरा होता है, वैसे ही मटकों के मुंह पर होगा, जिससे उसमें रुपया पैसा डाला जा सके।
यह सब कुछ समझाने के बाद विजय बोले, ओपी, मैं तो अब थक गया हूँ, कल सुबह की फ्लाइट से बेंगलोर वापस जाना भी है। ओपी ने अशोक को 2,000 रुपए दिए और बोले, अशोक, इस बात का खास ध्यान रखना कि मटके आकर्षक ढंग से पेंट होने चाहिए। सर, ये रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, अशोक बोला। कोई बात नहीं, बाकी तुम रख लेना, लेकिन याद रहे कि कार्यक्रम 10 तारीख को है और हम 8 तारीख को आएंगे, तब यह मटके तुमसे ले लेंगे। तब तक उन्हें अपने पास ही रखना। रात के 10 बज गए थे। अशोक भी टैक्सी स्टैंड पर छोड़कर अपने कमरे पर पहुंचा। थकान महसूस हो रही थी, साथ ही भूख भी लग रही थी। जेब में 2,000 पड़े थे, इसलिए उसने मदन को बुला लिया, क्योंकि उसका दोस्त आनंद टैक्सी लेकर मुंबई गया था। दोनों एक होटल में गए और खाना मंगा लिया। खाना खाते समय अशोक के दिमाग में एक विचार आया, जिसने एक षड्यंत्र को जन्म दिया। उसने दोस्तों से कहा कि भाई मदन, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि इन महतंगो गुरुओं के पास जो चंदे का पैसा होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता, और इसमें हेरा फेरी हो तो ये लोग उसकी कहीं शिकायत भी नहीं करते हैं, और फिर दोनों आपस में बाबाओं के किस्से सुना सुना कर ठहाके लगाते रहे। रात के 12 बजे मदन अपने घर चला गया और अशोक भी कमरे पर आकर सो गया। सुबह उसने अखबार का पूरा पेमेंट कर दिया। इसके बाद तैयार होकर वह बस पकड़कर मापसा कुम्हारों की बस्ती में पहुंचा और मुंह बंद लेकिन चीरे के साथ मटकों का ऑर्डर दे दिया। सौदा 50 रुपए प्रति मटके पर तय हुआ तो कुम्हार ने 3 दिन का समय मांगा। अशोक ने 5 मटकों का ऑर्डर दिया तथा एडवांस भी 100 रुपए पकड़ा दिए। अब अशोक पेंटर की तलाश में वही करने लगा, क्योंकि वह सारा काम मापसा में ही कराना चाहता था। इधर उधर नजर दौड़ाने पर बाजार की एक गली में उसे पेंटर की दुकान दिखाई दी। अशोक ने पेंटर को मटके पेंट करने के बारे में बताया। पेंटर जितेंद्र होशियार था, वह तुरंत समझ गया और उसने अशोक को गुरुजी का चित्र भी बनाने का सुझाव दिया। अशोक ने जब उससे यह कहा कि उसके पास गुरुजी का फोटो नहीं है, तो वह बोला, आप इसके लिए परेशान ना हो, अखबार में तो गुरुजी का चित्र छप ही रहा है, उसे देखकर बना दूंगा। इसके बाद उसने अशोक को अपने द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई। अशोक ने उस काम से संतुष्ट होकर कीमत तय की। जितेंद्र ने 100 रुपए प्रति मटका पेंटिंग की कीमत बताई। इस पर अशोक ने कहा कि अगर कार्य संतोषजनक होगा तो वह 200 रुपए अतिरिक्त देगा, इसलिए काम बहुत ही अच्छा करना होगा। जितेंद्र ने भरोसा दिया कि आप मटका दें, 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अशोक ने 3 दिन बाद मटके कुम्हार से लेकर जितेंद्र की दुकान पर पहुंचा दिए, एडवांस भी दे दिया। इस बीच वह खोटके परिवार के दफ्तर भी गया तथा गुरुजी के कार्यक्रम में रुचि दिखाई। खोटके जी ने कहा कि वह सेवक के रूप में कार्यक्रम की तैयारी में भाग ले सकता है। चूंकि ऑफ सीजन के चलते अशोक बेकार था, इसलिए बेकारी से बेगारी भली, इस सिद्धांत को मानते हुए उसने हाँ कर दी। कार्यक्रम में केवल 5 दिन रह गए थे, अतः तैयारी जोर शोर से चल रही थी। ड्राइवर होने के कारण खोटके जी ने सारी भागदौड़ की जिम्मेदारी अशोक को सौंप दी तथा एक कार भी, जिसको अशोक ने जी जान से पूरा किया। इस दौरान अशोक ने मीरामार बीच समारोह स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एक भव्य मंच बनाया गया था जहां पर गुरुजी को विराजमान होना था। मंच पर संगीतकारों सहित लगभग 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होना था, अतः टेलीविजन पत्रकारों, वीडियो आदि के साथ प्रतिष्ठित लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ गुरुजी को माला पहनाकर गोवा में उनके स्वागत की रस्म अदा करने वाले थे। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ खोटके जी को बैठना था। बाद में सभी को खोटके जी के बंगले पर गुरुजी के साथ भोजन पर आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेने का कार्यक्रम था। यह सुनहरा अवसर था जिसको खोटके जी खोना नहीं चाहते थे। बातों बातों में अशोक को पता चला कि खोटके जी ने सारा खर्चा इसी खास अवसर के लिए उठाया है, वरना गुरुजी के दर्शन तो वह बेंगलोर जाकर भी कर सकते थे। खैर, इस बीच अशोक मटके ले आया। वास्तव में जितेंद्र ने अपने चित्रों से मटके बेहद खूबसूरत बना दिए। सफेद रंग के मटके तथा उन पर गुरुजी का आकर्षक फोटो, स्वस्तिक के निशान के साथ कुछ चित्रकारी भी की गई थी। आखिर 10 तारीख
यानी समारोह का दिन आ गया। गुरुजी दोपहर की फ्लाइट से गोवा आ गए थे तथा खोटके जी के बंगले में विश्राम कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से लगातार गुरुजी के आश्रम के सदस्य समूह में गोवा पहुंच रहे थे। हवाई अड्डे पर विशेष व्यवस्था की गई थी। ओपी तथा विजय गोयल भी कल ही आ गए थे और उन्होंने अशोक की भूरी भूरी प्रशंसा की। शानदार मटके बनवाने के लिए दोनों ही संतुष्ट थे। शाम को सभी कार्यकर्ता सफेद पोशाक पहने गुरुजी के चित्र, बैच, आई कार्ड लगाए मीरामार के बीच पर पहुंच चुके थे। अशोक को भी आई कार्ड लगाए गए। विजय जी ने विशेष जिम्मेदारी सौंप दी। कार्यक्रम शुरू हो गया था। सभा स्थल के बीच में लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिससे सभा स्थल 2 भागों में बंट गया था। लाउड स्पीकर पर बार बार घोषणा हो रही थी कि गुरुजी बस आने ही वाले हैं। इतने में हल्की बरसात होने लगी तो थोड़ी हलचल सी मच गई। लोगों ने अपने अपने छाते खोल लिए, लेकिन भीड़ उठने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पता चलता था कि गुरुजी के प्रति लोगों में कितना विश्वास है। बारिश रुक गई तो गुरुजी बीच के प्लेटफॉर्म पर चलकर मंच पर आए और भक्तों का अभिवादन स्वीकार करके उनके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर, देकर तथा दूर से फेंककर उनका अभिवादन किया। गुरुजी मंच पर पहुंचे तो खोटके जी, मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। गुरुजी ने हल्की बारिश का श्रेय लेते हुए मजाक के आनंद में अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले सभी को आदेश दिया कि वे आंखें बंद करके 2 मिनट का ध्यान लगाएं। बाद में भक्तों को कहा गया कि लंबी सांस ले तथा धीरे धीरे छोड़े। यह प्रक्रिया अनेक बार दोहराई गई। इसी दौरान विजय जी ने अशोक को मटका देते हुए मंच की बाईं तरफ श्रद्धालुओं के बीच उसे घुमाने को कहा तथा दूसरा मटका खुद लेकर दाईं तरफ चल दिए। ओपी तो मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम निशुल्क था, अतः हर श्रद्धालु ने क्षमता अनुसार मटके में अपना योगदान दिया। कम से कम 10 रुपए का नोट तो देना ही था। कुछ ने 500 तो कुछ ने 1000 तक का नोट दिया। जब बाईं तरफ बैठे सभी श्रद्धालुओं में मटका घूम चुका तो उसका वजन काफी बढ़ गया था। अशोक मटका लेकर धीरे धीरे पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं से निकलकर बाहर की तरफ खड़े श्रद्धालु, पुलिसकर्मी, टैक्सी वालों के बीच चला गया। अशोक ने बाहर खड़ी मदन की टैक्सी के पास मटका दिखाया तो मदन ने तुरंत झुककर मटका ले लिया और बराबर में खाली मटका अशोक को थमा दिया। अशोक पुनः मटके को लेकर टैक्सी वालों, पुलिस वालों के बीच घुमाने लगा। मंत्री जी ने भी मटके में योगदान दिया। अशोक धीरे धीरे वापस विजय के पास पहुंचा, जो कि दाईं तरफ अभी भी आधे श्रद्धालुओं के बीच मटका घुमा पाए थे। इस बीच उसने स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं ने घेर रखा था तथा विजय अपने गुरुजी के साथ घनिष्ठ संबंधों की चर्चा से खुश हो रहे थे। अशोक ने विजय से कहा, सर उस तरफ से तो पूरा हो गया, इधर मैं करता हूँ, आप उधर वाला मटका पकड़ लें। विजय ने मटका बदल लिया तथा अशोक ने उस तरफ के लोगों के बीच मटका घुमाना शुरू कर दिया। जब पीछे की तरफ अशोक मटका लेकर गया तो देखा विजय पहले मटके को पकड़े महिला श्रद्धालुओं से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। अशोक ने बड़े अदब से विजय के पास जाकर पूछा, सर बाहर खड़े श्रद्धालुओं, टैक्सी ड्राइवर, पुलिस वालों के बीच भी मटका घुमाना है क्या? विजय ने आदेशात्मक लहजे में कहा कि जल्दी करो, गुरुजी का कार्यक्रम अगले 20 मिनट में समाप्त होने वाला है। अशोक तेज कदमों से मदन की टैक्सी को ढूंढने लगा। मदन की टैक्सी को ना पाकर अशोक ने लंबी गहरी संतोष की सांस ली। योजना के अनुसार वह आनंद की टैक्सी की तरफ बढ़ा, जिससे झुककर मटका अंदर रख लिया तथा खाली मटका अशोक को पकड़ा दिया, जिसको लेकर वह पुनः ड्राइवरों के पास गया। श्रद्धालुओं के बीच घुमाता हुआ वह वापस मटका उनके हवाले कर दिया। विजय ने दोनों मटकों को अपने संरक्षण में ले लिया। इतने में कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा हो चुकी थी। गुरुजी मंच छोड़ चुके थे। भजनों के द्वारा श्रद्धालुओं को रोका जा रहा था, लेकिन भीड़ भी धीरे धीरे घटने लगी थी। तभी ओपी जी मंच छोड़कर वहां आ गए। अशोक ने सफल कार्यक्रम कराने के लिए उन्हें बधाई दी।
खुश होकर ओपी जी ने उसको बेंगलोर आने को कहा तथा प्रस्तावित किया कि वह चाहे तो गुरुजी के स्टाफ में शामिल हो सकता है। अशोक ने तुरंत ओम प्रकाश जी के तथा विजय जी के पांव छुए तथा उनके आशीष का वचन प्राप्त किए। विजय और ओम प्रकाश दोनों को मटके लेकर अशोक की टैक्सी से होटल पहुंचना था, जहां से उन्हें खोटके जी के बंगले पर जाना था। टैक्सी स्टार्ट करने से पहले अशोक को यह देखकर राहत हुई कि आनंद भी टैक्सी लेकर गायब हो चुका था। अशोक ने विजय से कहा कि वह मटका फोड़कर देख ले कि कितना कलेक्शन आया है, क्योंकि गोवा की जनता पैसे देने के मामले में कंजूस है तथा धार्मिक कामों में कम ही योगदान देती है। शराब से पैसे बचते ही नहीं होंगे। ओम प्रकाश जी बोले तो तीनों हंस पड़े। दोनों मटके कमरे में बंद करके तीनों लोग खोटके जी के बंगले की ओर चल पड़े। अशोक ने फिर मटकों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विजय ने डांटते हुए कहा कि मटके गुरुजी के सामने बेंगलोर में फोड़े जाएंगे, ऐसा उनका आदेश है। आखिर अपने सुंदर चित्र को नक्काशी के साथ देखकर गुरुजी प्रसन्न होंगे। ओपी जी ने एक जुमला भी जड़ दिया। तीनों पुनः हंस पड़े। खोटके जी के बंगले पर उन दोनों को छोड़कर अशोक वापस कमरे पर आया, जहां उसके दोनों दोस्त मदन व आनंद खाने पीने के सामान के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों ने अपने अपने जाम टकराए और बोले, जय गुरुजी का मटका। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।